हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर preparing for NTA UGC NET ZARAP 2022 and we are going to study I mean to say that we are going to solve MCQs, the MCQs which are very much important from the exam perspectives. So I have brought up to you the most important PYQs एंड एमसीक्यूज कॉम्बिनेशंस, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो अगर आपने लाइक प्रीवियस सेशंस जो मैंने एमसीक्यूज के लिए थे, अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं. एंड ऑल्सो आपके लिए आपको बता दूं दैट मैंने यूनिट 1 to यूनिट 5 कवर कर लिया है, लाइक कवर इन द सेंस दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑल दोज टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1 to 5. लास्ट हमारा टॉपिक था यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस. अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है थ्योरी पार्ट को तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को रिटेन रखना चाहते हैं टिल द एग्जाम, यू नो, तो आपको आपका थ्योरी पार्ट, आपका जो कॉन्सेप्चुअल, कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रीडिंग बहुत ज़रूरी है. So, जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी आप करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? वो आप करते हैं थ्योरी पार्ट से, जो आपके रिलेशंस होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं. तो क्वेश्चंस जहाँ से अराइज होते हैं वो होता है थ्योरी पार्ट. तो थ्योरी पार्ट का आपको ज्ञान होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. तो थ्योरी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो आपने अगर उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. एंड रिमेनिंग यूनिट 10, टोटल 10 यूनिट्स हैं. HRM एंड लेबर वेलफेयर कोड 55 का जो सिलेबस है वो टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से मैंने 5 कंप्लीट करा दिए हैं, 5 रह गए हैं. 5 इस सेशन को खत्म करने के बाद छठवां सेशन में लूंगी, छठवां चैप्टर लूंगी आपका, यू कैन से छठवां यूनिट लूंगी आपका कोड 55 का. सो उसके लिए आप रेडी रहिए थ्योरी पार्ट के लिए भी, राइट. सो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज. सो आपके स्क्रीन पर मैं दिखाते जाती हूँ. ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशंस में किए हुए हैं. अगर आपने इन सेशंस को नहीं देखा है देन यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब स्मिता सिंह एडुटेनमेंट. you'll find my channel easily, and you can, if you like my sessions, my classes, the theory part and MCQs and PYQs sessions, then please do subscribe my channel and please also press on bell icon so that you could get notification for the same, for once whenever I post the sessions on YouTube, you can get those sessions notifications easily, so that you could not all the time go to YouTube, search the name and then you just need to, you can find, no, easy way is you can click on subscribe button and then press on bell icon. You'll get my all the classes, all the sessions easily. And also please do share with your friends whosoever are preparing for the same, for code 55 labor welfare, they, so that they could also get avail my classes, my sessions, my contents which I brought up to you guys. So I hope and I wish कि मैं जो भी क्लासेस लेती हूँ आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि आपका जो भी सेशंस मैं लेती हूँ, चाहे वो एमसीक्यूज हो, पीवाईक्यूज हो या थ्योरी पार्ट हो, वो सारे ही सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल हो. और जो मैं पैटर्न तैयार करके लेकर के आती हूँ, जो टॉपिक्स करवाती हूँ, जो टॉपिक्स का कवरेज होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो सारा फोकस्ड होता है एग्जाम पर, एग्जाम फोकस्ड होते हैं वो कंटेंट्स, राइट. सो आगे हम देखेंगे. हमें लास्ट सेशन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द कंट्रोल प्रोसेस इन मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई दोज विच इज आर ट्रू एंड फॉल्स, राइट. सो आपको इनमें से बताना है, आपके सामने ऑप्शन है, आपको इनको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से ट्रू और फॉल्स क्या है, राइट. मैं एक बार सरसरी निगाह से अगेन आपको दिखा देती हूँ क्या क्वेश्चन था लास्ट सेशन का. अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा उन सेशंस को, या फिर उस सेशन को नहीं देखा होगा, तो वो उनके लिए ये लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, लास्ट क्लास का कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा इस सेशन के लिए.
सो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में प्लान सेट द यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच मैनेजर्स डिवाइस कंट्रोल्स। बी देखेंगे देर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सी देर आर नो इंटरनल मैकेनिज्म्स फॉर करेक्शन ऑफ डेविएशन एट सो कंट्रोल इज done always at the end. D. Control has a feedback value which may or may not have value for future planning. Right? So इसमें आपको सही और ट्रू एंड फॉल्स बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है और कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है आपको। राइट? सो आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन फॉर्मेशन इज। आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी question की। So here the right answer for this question is option number 2. A and B are right, C and D are wrong. देखेंगे किस तरह से ये right है और C and D wrong कैसे है, और A and B right किस तरह से और क्यों है। देखेंगे प्लान सेट द यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच मैनेजर्स डिवाइस कंट्रोल्स। सो प्लान किस लिए बनाए जाते हैं? प्लान्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि मैनेजर्स की जो डिवाइस है, जो मैनेजर्स डिवाइस है वो कंट्रोल में रहे। लाइक जो एक पूरा स्पैन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कंट्रोल में रहे, एक प्रॉपर वे में रहे, सीक्वेंस में रहे, राइट डायरेक्शन में रहे। इसलिए प्लान्स बनाए जाते हैं। गोल का जो आप जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर रहे, लोगों के जो वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर, जो काम करने वाले पीपल हैं, उनके विजन को क्लियर करने के लिए, लाइक उनको अचीव क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनके काम करने का, गोल क्या है। तो गोल सेट करने के पीछे क्या होता है? गोल जब आप सेट करेंगे तो प्लान तो करेंगे सो पहले। सो प्लानिंग इज मस्ट। सो प्लान का मेन मोटो क्या होता है कि वो डिवाइसेस, मैनेजर डिवाइस को कंट्रोल करता है। दैट इज ट्रू। बी देखेंगे देर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी बात सही है कि देर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पीपल पे, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर यूज किया जाता है। राइट? तो ये भी सही है। तीसरा देखेंगे सी देर आर नो इंटरनल मैकेनिज्म्स फॉर करेक्शन ऑफ डेविएशन एट सो कंट्रोल इज डन ऑलवेज एट द एंड। ये गलत है। राइट? नो इंटरनल का यहाँ पे नो लगा दिया इसलिए गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया। डी देखेंगे कंट्रोल हैज अ फीडबैक वैल्यू विच मे नॉट हैव वैल्यू फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ये भी गलत है। मे नॉट नहीं होना चाहिए था। राइट? ये भी ट्रू हो जाता अगर ये नॉट नहीं रहा होता यहाँ पर। सो यहाँ पर ए एंड बी ट्रू हो जाएंगे एंड सी एंड डी राइट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी है जिन्होंने लास्ट सेशन को अटेंड किया था, उनका रिवीजन हो गया होगा। एंड उनके लिए जो पर्सन नए हैं इस सेशन के लिए, उनके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है। राइट? सो आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हु क्वाइंड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म किसने क्वाइन किया था? फ्रेडरिक विंस्लो टैलोर, हेनरी फयोल, हेनरी आर टाउनी, लुइस डी ब्रांडीज एंड हेनरी एल गैंट। किसने किया था, किसने कॉइन किया था ये टर्म? आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझ में आएगा। और वैसे ये समझने की बात तो ये है कि आप थ्योरी पार्ट अगर आपने किया होगा तो आपने फट से पकड़ लिया होगा कि क्या है इसका सही आंसर। क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आप ऑथर्स के क्या थ्योरीज हैं, क्या उन्होंने थॉट दिए थे, उनके डेफिनेशंस क्या थी, आप नहीं समझ पाएंगे। फिर आपको वही एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज में जाकर के रट्टा मारना पड़ेगा। और रट्टा मारने से ये नुकसान होता है कि एग्जाम में आप भूल जाते हैं बहुत सी चीजें। राइट? सो थ्योरी पार्ट को आप बिल्कुल ध्यान में देते रहिएगा। थ्योरी पार्ट के बाद आपका एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज पे फोकस होना चाहिए। राइट? सो आपका सही आंसर हो जाएगा लुइस डी ब्रांडिस। लुइस डी ब्रांडिस ने सबसे पहले टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉइन किया था। राइट? अगर पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन it will come that Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor is the father of scientific management. So here we are preparing two questions from the one only, that कि जो टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट उसको किसने क्वाइन किया था? वो क्वाइन किया था लुइस डी ब्रांडिस ने। बट फादर किसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? वो है फ्रेडरिक विंस्लो टैलोर, मतलब F.W. टैलोर। राइट? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का।
Match list A with list B and those choose the correct answer by using the codes given list A, list B. आपके सामने लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी है, राइट। सो इसमें आपका ए देखेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बी देखेंगे क्वालिटेटिव मेथड ऑफ फॉर डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सी है क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डी है qualitative methods for forecasting supply of human resource in an organization. लिस्ट बी में दिया गया है डेल्फी टेक्निक, लिस्ट बी में सेकंड है मार्को एनालिसिस, थर्ड है स्किल इन्वेंटरी, फोर्थ है मैनेजरियल जजमेंट। सो आपको करेक्टली मैच करना है कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सा डेफिनेशन किसने दिया था, आपको बताना है, राइट। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपने लाइक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल थ्योरी पार्ट नहीं देखा है, तो आप कोशिश करिए, क्योंकि क्या होता है कोशिश करने को वालों की कभी हार नहीं होती। आप एक बार कैसे करेंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उनको, आप करेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सो एलिमिनेट करिए कौन से का क्या नहीं हो सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने एक को भी पकड़ लिया ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक का आप पकड़ लिया तो बाकी 3 सेट हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं आप ऑप्शंस को भी पकड़िए कि ऑप्शन की फॉर्मेशन क्या है। ऑप्शन में मतलब आप देखेंगे कि ए में जैसे सपोज ए का 4 सब में दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 4 सब में, मतलब कि इसका मतलब कि ए का 4 ही होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि ऑप्शन में क्या फॉर्मेशन दिया गया है, किस तरह से कॉमन क्या दिया गया है। मतलब सपोज 3 में कॉमन दे दिया, मतलब या फिर 2 में कॉमन दे दिया, चारों ऐसे ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, चारों में आपने 2 को देखा, मतलब ए और बी, या फिर बी एंड सी देखा कि चारों में ही कॉमन है, मतलब सबका बी का भी 3 दिख रहा है और सी का 1 दिख रहा है, सब में दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब कि ए बी का 3 ही होगा, सी का 1 ही होगा, इसका मतलब ए और डी में कंफ्यूजन है, तो ए और डी को मैच करने की कोशिश करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो वहां पे 50-50% चांसेस हो जाते हैं कि आप सही भी कर सकते हैं, या तुक्का सही लगाया तो गलत भी कर सकते हैं, तुक्का सही लगाया तो गलत सही कर सकते हैं, या फिर आप गलत भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब 2 अगर आपने पकड़ लिया तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। कभी कभी तो एक अगर सही मैच कर लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये टेक्निक होती है, राइट। कि जब आपको कुछ ना समझ में आया और बिल्कुल क्वेश्चन ना आपके दिमाग से बाहर जाए, तो आप वहां पे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लें, एंड प्लस आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन को देखिए कि क्या फॉर्मेशन है, मैच करने की कोशिश करिए उन क्वेश्चंस को, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या है, इसमें सही आंसर क्या है आपको देखना है। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फॉर डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इसका होगा मैनेजरियल जजमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा मैनेजरियल जजमेंट, राइट। सपोज अगर आपको ये पता है कि मैनेजरियल जजमेंट के अंदर क्या आता है, दैट कम्स अंडर व्हाट कम्स अंडर मैनेजरियल जजमेंट। सो अगर आपको पता होगा कि क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर मैनेजरियल जजमेंट के अंदर आता है, तो आपने सपोज अगर आपने एक को करेक्टली मैच कर लिया, तो आपने देखा कि ए का 4 किस किस में है, तो आपने देखा ए का 4 ए में है और थर्ड में भी है, बाकी के दूसरे और चौथे में नहीं है, तो आपने इन दोनों ऑप्शंस को क्रॉस कर दिया, मतलब इनको हटा ही दिया आपने। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास 2 ऑप्शन सिर्फ बचे हैं, उनमें से ही आपको सही आंसर चूज करना है, राइट। सो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आप पहले कट करने की कोशिश करिए कि ऑप्शंस में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, उसको हटा दीजिए आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब दूसरा देखेंगे बी का क्या सही होना चाहिए। क्वालिटेटिव मेथड फॉर फोरकास्टिंग फॉर डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या हो जाएगा, डेल्फी टेक्निक। सो अगर आपको ये भी पता है कि डेल्फी टेक्निक किसकी बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटेटिव मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग की बात करता है ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो डेल्फी टेक्निक कहाँ पे यूज की जाती है, डेल्फी टेक्निक यूज की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज में फॉर क्वालिटेटिव मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग के लिए क्वालिटेटिव मेथड के लिए किसमें यूज किया जाता है डेल्फी टेक्निक, दैट यूज्ड इन ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो डेल्फी टेक्निक है वो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज की जाती है फॉर क्वालिटेटिव मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, अगर ये बात आपको बिल्कुल पता है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप
फटाफट क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके साथ लिस्ट बी को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो कीवर्ड को पकड़ते हैं कि किसका क्या हो सकता है। अगर आपको पढ़ते ही क्वेश्चन को समझ में आ गया कि ये तो ऑप्शन नंबर बी तो का वन ही होगा, आपने ढूंढा चारों क्वेश्चंस में, सारे ऑप्शंस में ढूंढा कि बी का वन किस किस में है, आपने देखा कि बी का वन वन में है और बी का वन फोर में भी है, राइट। सो इसका मतलब कि थर्ड और सेकंड ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। सिर्फ ऑप्शन में हम मतलब आपको ढूंढना किन किन में है, ए और वन और फोर के बीच में कंपटीशन है सिर्फ, ठीक है, कि बी का वन ही होगा और बाकी का हम देख लेते हैं। और आपने आपने पता कर लिया कि ए का फोर है, तो इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। अगर तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि ए का फोर अगर आपको श्योर है कि मैनेजरियल जजमेंट के अंदर क्या आता है वो पता चल गया और डेल्फी टेक्निक का पता चल गया, तो देखिए बाकी के ए का फोर बी का वन किसी और में नहीं है, इसका मतलब कि बाकी को छोड़िए और बस यही आप टिक करके आगे निकल जाइए। तो ए का फोर, बी का वन और सी का देखेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी में बोला गया है, ये मार्को एनालिसिस है। मार्को एनालिसिस क्या बोलता है, दैट क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग supply of human resources in an organization that comes under Markov analysis, and D देखेंगे qualitative method for forecasting supply of human resources in organization, ये हो गया आपका स्किल इन्वेंटरी के अंदर आता है, क्वालिटेटिव मेथड फॉर फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स अंडर स्किल इन्वेंटरी। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, ए का फोर, बी का वन, सी का टू एंड डी का थर्ड हो जाएगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मेरा सेशन कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। कहीं पर भी कोई कमी नज़र आती है, कोई लैक नज़र आता है कंटेंट में, टीचिंग स्टाइल में, पीपीटी में, इफ़ यू आर फाइंडिंग एनीथिंग दैट यू दैट डजंट सूट यू, प्लीज़ डू लेट मी नो। आई नो कि आपको किसी कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, मगर कि हम परफेक्ट रहें, बट ऐसा कोई फंडा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट बन पाए, स्पेशली दूसरे के लिए, राइट। क्योंकि हम अपने आप में परफेक्ट हैं, लेकिन मैं अपने अब मैं अपने लिए तो परफेक्ट हूँ, लेकिन क्या मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने किस एक्सपेक्टेशन से, किस होप से ये कंटेंट बनाया, ये थ्योरी पार्ट या फिर एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज जो भी सॉल्व करवाती हूँ क्वेश्चंस, उनको किस होप्स या किस मेंटालिटी से मैं इनको प्रिपेयर करती हूँ, राइट। सो वो मेरा पर्सनालिटी है, मेरे कॉन्सेप्ट है, मेरे थॉट है, मेरा माइंड है, और मेरी इंटेलेक्चुअलिटी यू कैन से है। लेकिन आप उसको किस तरह से लेते हैं वो डिफर होता है, राइट। सो दो पर्सनालिटी एक अलग इंडिविजुअली वो यूनिक पर्सनालिटीज होती हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से मैच हो जाएंगे, राइट। बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम ऐसा हो कि एक सेटिस्फैक्शन लेवल तो रहे ही, कि मैं जो करती हूँ आपको पसंद आए, राइट। सो एक सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए, राइट। सो अगर कहीं पर भी आपको लगता है किसी तरह का लैक, तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपको लगता है कि ज़्यादा बात करती हूँ मैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल फोकस ऑन दी क्योंकि मुझे लगता है कि बीच बीच में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं बोलना, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे तो आप पढ़ते ही रहेंगे। चीज़ें अगर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि क्या चल क्या रहा है, आखिरकार मैं पढ़ाया जा रही हूँ, आप सेशन देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कोई देखता भी है कि नहीं देखता है, तो ज़रूरी है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शन लिस्टेड इन कॉलम बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी को देखेंगे, दोनों को मैच करने की कोशिश करेंगे। टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है? आइस ब्रेकर्स। सो आइस ब्रेकर गेम होता है, राइट। आइस ब्रेकर अगर आपने कभी ऑफिस में या कहीं पर भी आपने आइस ब्रेकर गेम खेला होगा, तो आपको फट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आइस ब्रेकर का तो मुझे पता है क्या होना चाहिए। आपने फट से कॉलम बी में आप गए, डिस्क्रिप्शन में गए और देखा कि 1 2 3 4 5 चार और 5 ऑप्शन हैं, उनमें से आइस ब्रेकर का आप, क्योंकि आपको आइडिया है कि आइस ब्रेकर होता क्या है, आपने फट से देखा कि कौन से ऑप्शन में वो दिया है, आपने पढ़ा फट से। रोल प्ले विथ प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है एक्सरसाइज टू टीच plurality of views, third insight into a given interaction,
4 games to test ability of plan ahead, ट्रेनिंग विथ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, गेम्स टू गेट टीम मेंबर्स नो ईच अदर। सो आपको अगर पता होगा कि आइस ब्रेकर का मतलब क्या होता है, तो आइस ब्रेकर का आपने फट से पता कर लिया कि ऑप्शन नंबर जो 6 है उसमें दिया गया है गेम्स टू गेट टीम मेंबर्स नो ईच अदर। आइस ब्रेकर में क्या होता है, आइस ब्रेकर एक गेम होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट सेक्टर में प्ले कराया जाता है, अदर जगह भी कराया जाता है, राइट, वो डिपेंड करता है। तो और कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या करते हैं कि कि इम्प्लॉयज एक दूसरे के बारे में जाने, इसलिए वो एक आइस ब्रेकर गेम प्ले करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि कि आप कुछ कुछ चीजें अपने बारे में बताइए, गेट्स नो टीम मेंबर्स नो ईच अदर, कम्युनिकेट करिए, एक दूसरे के बारे में बताइए, एक दूसरे से पूछिए, तो इस तरह का वो गेम होता है, राइट, कि अपने बारे में कुछ रिवील करिए। तो इस तरह से क्या होता है, इम्प्लॉयज को इम्प्लॉयज के बारे में पता चलता है, वो गेम होता है। कि सपोज आपको गेम में बोल दिया गया कि ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए, अपनी वाइफ के बारे में बताइए, अपने बच्चों के बारे में बताइए, अपनी कुछ सीक्रेट बताइए। तो इस तरह से क्या होता है, आइस ब्रेकर में क्या होता है कि आइस ब्रेक करना मतलब कि किसी चीज को जानना, राइट, ये गेम होता है। तो आपने देखा कि ए का 6 ही होगा, तो आप देखेंगे फटाफट कि ए का 6 किस में है। फर्स्ट में देखेंगे कि ए का 1, नो ये तो नहीं होगा, दूसरे का देखेंगे ये भी नहीं है, तीसरे में देखेंगे ये भी नहीं है, और चौथे में देखेंगे यस इसमें तो है। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है जिसमें आपको पहले ही एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन से आपने क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आपने देखा कि ए का 6 होगा और ये आप श्योर है, 100% श्योर है, और आपने फट से ऑप्शन की तरफ आप गए। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले आप ऑप्शन को तरफ जाते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फट से ऑप्शन की तरफ जाइए और मैच करने की कोशिश करिए। ए का 6 आपको सिर्फ 4 में दिखा, इट मीन्स कि ए का 4 ही होगा, आपने राइट टिक किया और आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर भागना नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, किसका, कैसे और क्यों। आइस ब्रेकर का हो जाएगा गेम्स टू गेट टीम मेंबर्स नो ईच अदर। बी देखेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानर क्या होता है। तो ए का 6 दिया गया है, बी का 4 है। देखेंगे 4 में क्या है, गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी ऑफ प्लान अहेड। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है कि स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि बिगर लेवल पे होता है। तो क्या इसमें दिया गया है, दैट गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी ऑफ प्लान अहेड, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज करेक्ट फॉर स्ट्रेटेजी प्लानर। बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखेंगे सी का, रोल रिवर्सल में क्या होता है। सी का 2 दिया गया है, दैट इज एक्सरसाइज टू टीच प्लूरालिटी ऑफ व्यूज। सो रोल रिवर्स में क्या होता है, रोल रिवर्स का सही मैच हो जाएगा एक्सरसाइज टू टीच प्लूरालिटी ऑफ व्यूज, राइट। एंड मिररिंग में क्या होता है, मिररिंग का 1 दिया गया है, दैट इज रोल प्ले विथ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। मिररिंग का मतलब होता है रोल प्ले विथ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, पूर्व निर्धारित रहते हैं कि क्या रोल आपको प्ले करना है। सपोज क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या करना क्या चाहते हैं, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, क्या टारगेट क्या है, वो आपका डिटरमिन्ड होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है, पूर्व निर्धारित होता है। और उस पूर्व निर्धारित चीज पे, ऑब्जेक्टिव पे आपको एक रोल प्ले करने को बोला जाता है, दैट इज मिररिंग, राइट। अब देखेंगे देखेंगे कि मोनोड्रामा क्या होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इनसाइट इनटू अ गिवन इंटरैक्शन। एक ये गिवन इंटरैक्शन होता है, दैट इज मोनोड्रामा, राइट। एंड लास्ट है एफ, स्ट्रक्चर्ड रोल प्लेइंग, दैट कम्स अंडर रोल प्ले विथ प्री डिटर, सॉरी ये आपका 5th था इसका, डी का मिररिंग का 5th था, राइट। ट्रेनिंग विथ मुझे भी थोड़ा सा कुछ लग रहा था, मिररिंग का हो जाएगा ट्रेनिंग विथ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। मिररिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग विथ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, वेयर एज आपका ई हो जाएगा मोनोड्रामा, दैट इज इनसाइट इनटू अ गिवन इंटरैक्शन। एंड एफ हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड रोल प्लेइंग, हो जाएगा आपका रोल प्ले विथ प्री डिटर। हाँ ये सही मैच है, राइट, उसमें कुछ लग रहा था कंफ्यूजन उस टाइम। स्ट्रक्चर की बात ही जब की जा रही है, लाइक वो चीज जो आप रोल प्ले करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब प्री डिटरमिन्ड होता है, राइट। सो इजिली आप इसको मैच कर लेंगे। एफ का स्ट्रक्चर्ड रोल प्लेइंग का हो जाएगा रोल प्ले विथ प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज, ए का 4, ए का 6, बी का 4, सी का 2, डी का 5, ई का 3 एंड एफ का 1 हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही लेंदी हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स अबाउट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। आपको थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का ट्रू एंड फॉल्स फाइंड करना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, कंटेंट थ्योरीज एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर नीड्स इन मोटिवेशन। बी देखेंगे, प्रोसेस थ्योरीज assume that all employees and situations are alike and there is one best way to motivate all employees. सी देखेंगे, content theories view motivation as an individual decision to act so as to put forth same level of efforts. So आपके सामने quotes है, quotes में A and C are true, C is false. B and C are true, A is false. थर्ड का है A is true, B and C are false, and फोर्थ है A and B false, C is true, I guess. Yeah. So आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे and then you just need to solve the question. Here. So here the right answer for this question is option number थर्ड would be the right answer for this question, right? So आज के इस सेशन के लिए इतना ही। एंड अगर आपको कहीं पे भी कोई लैक नजर आता है, प्लीज डू लेट मी नो। अगर कुछ अच्छा लगता है तो भी मुझे बताइए, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। कहीं पर कोई नेगेटिव पार्ट मुझे मिलता है तो वो मेरे लिए एक सीख बनेगी और उसको उससे मैं सीखने की कोशिश करूंगी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी